श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है जीवन की क्रियाएं। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो पिछले वीडियो में हम आपको श्वसन के बारे में, श्वसन के प्रकार, श्वसन में मनुष्य के शरीर में मूलभूत प्रक्रियाएं कौन सी है इसके बारे में, पादप के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि के बारे में, पदार्थों के स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताए थे। आज हम आपको उत्सर्जन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उत्सर्जन है क्या? शरीर में क्या होती है? उपापचय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शरीर की समस्त कोशिकाओं में निरंतर उपापचय की क्रिया चलती रहती है। इसमें होता क्या है? जो उपापचय की प्रक्रिया होती है, इसमें उपापचय में उपचय और अपचय दो क्रिया होती है। तो निर्माणकारी और विघटन क्रियाएं। विघटनकारी क्रिया जो उपचय क्रिया होती है, निर्माणकारी क्रिया होती है, जिसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, जीव द्रव का निर्माण होता है। और जो अपचय क्रिया होती है, उसमें जटिलतम पदार्थ सरलतम पदार्थ टूट करके सरलतम पदार्थ बनते हैं। तो जो उपचय होती है वो पोषण होती है, और अपचय जो होती है वो श्वसन के अंतर्गत आती है। तो अब इस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की ही प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो क्लियर है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन है क्या? तो जो भी शरीर की समस्त कोशिकाएं होती है, इसमें उपापचय की प्रक्रिया होती है। उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो अब आपको मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र है क्या? तो मनुष्य में क्या होता है कि जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वह वृक्क होते हैं। तो 2 वृक्क होते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग, और इसके जो सहायक अंग होते हैं वह मूत्रनली, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होते हैं। तो प्रत्येक वृक्क जो है सेम के बीच की आकृति के होते हैं। तो इसका जो बाहरी भाग होता है उठा होता है, भीतरी भाग जो होता है दबा होता है। दबे भाग को वृक्कनाभ कहते हैं। अब इसी प्रत्येक वृक्क के ऊपर टोपी के समान लगी हुई अधवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब प्रत्येक वृक्क में, इसी वृक्कनाभ में वृक्क धमनी प्रवेश किए रहती है, और वृक्क शिरा जो होते हैं इससे बाहर की ओर निकली होती है। तो यहाँ पर वृक्क धमनी है, इसके अंदर जो होती है प्रवेश करती है, और वृक्क शिरा जो होती है यह बाहर को निकली रहती है। और प्रत्येक वृक्क से नीचे की ओर एक एक मूत्रनली निकली रहती है। और मूत्रनली जो होती है यह जा करके एक थैली नुमा मूत्राशय में खुली रहती है, और मूत्राशय जो होते हैं वह बाहर की ओर मूत्र मार्ग में खुले रहते हैं। तो अब होता क्या है कि जो वृक्क होता है, जिसे यहाँ पर हम आपको एक फिगर वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में दिखा रहे हैं कि जो वृक्क होता है यह चारों ओर से एक खोल द्वारा संयोजी का महीन जो खोल होता है, उसी खोल में जो होते हैं स्थित होता है। और इसके अंदर जो ऊतक इसका होता है, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, ये 2 भागों में बटा रहता है। बाहरी भाग जो होते हैं कार्टेक्स कहलाता है, और भीतरी भाग जो होते हैं वो मेडुला कहलाती है। अब इसी मेडुला भाग में ही 8 से 18 तक लगभग वह शंक्वाकार जो होते हैं, 8 से 18 जो हैं शंक्वाकार पिंड होते हैं, यानी पिंड के रूप में हो बटे होते हैं, जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं। यानी जो इसका पैरेन्काइमा भाग, जो भीतरी पैरेन्काइमा जिसको मेडुला कहते हैं, यह 8 से 18 जो होते हैं शंक्वाकार पिंडों में बटे रहते हैं, जिसको पिरामिड्स कहते हैं। अब होता क्या है, इसी पिरामिड के
जो इसका नीचे का भाग होता है वो सकरा होता है, जिसको वृक्क अंकुर कहते हैं। और इस जैसे यहाँ पर पिरामिड्स होता है, अब पिरामिड के बीच बीच में जो है बलकुट का ऊतक भरा रहता है, जो कि बाहरी भाग होता है, कार्टेक्स यानी बलकुट होता है, इसको कार्टेक्स कहें या हिंदी में इसको बलकुट कहते हैं, अमेड्यूला को मज्जक कहते हैं। तो इस कार्टेक्स का जो ऊतक होता है इसके अंदर धंसा रहता है, पिरामिड के बीच बीच में धंसा होता है। तो एक यह जो धंसा होता है और धंस करके इसको अलग करता है, इसको वर्तनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। तो बात यह है कि यह जो मूत्र नली होता है, मूत्र नली का जो जहाँ भाग होता है, यहाँ वृक्कनाभ भाग, वहाँ पर चौड़ा होता है, उस चौड़े भाग को वृक्क द्रोण या पेल्विस कहते हैं। अब इस वृक्क द्रोण से जो है अनेक शाखाएं बटी रहती हैं, छोटी बड़ी शाखाएं होती हैं। तो जो बड़ी जिससे जो मुख्य शाखा होती है इसको मुख्य पुटक कहते हैं, और उससे भी जो अनेक शाखाएं निकली रहती है उसको लघु पुटक कहते हैं, या मुख्य पुटक और लघु पुटक होती है। और इसी देखिए यहाँ पर मुख्य पुटक मुख्य पुटक से 3 मान लीजिए आप शाखाएं लिखा है, 1 2 3। अब प्रत्येक जो लघु पुटक के पर जो होते हैं यही पिरामिड आकर के जुड़ी रहती है, यानी पिरामिड जो होते हैं का जो सिरा होता है वृक्क अंकुर वह जाकर के लघु पुटक से जुड़ा होता है। तो यह है वृक्क की क्षैतिज अनुलंब काट यानी वृक्क की आंतरिक संरचना। तो एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, हमने आप बताया कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से वृक्क आते हैं। यह वृक्क जो होते हैं स्थित होते हैं उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुक दंड के दाएं व बाएं, संख्या में 2 होते हैं। प्रत्येक वृक्क के ऊपर जो होते हैं अधवृक्क जो होते हैं स्थित होते हैं। इसमें वृक्क धमनी प्रवेश की रहती है, वृक्क शिराएं बाहर निकली रहती है, नीचे की ओर एक मूत्र नली निकली रहती है, और जो है दोनों मूत्र नली जो होते हैं नीचे की ओर जा करके एसिड थैली में जिसे मूत्राशय कहते हैं उसमें खुली रहती है, मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा बाहर खुला रहता है। अब वृक्क की आंतरिक संरचना, तो प्रत्येक वृक्क में आपको बताएं कि मूत्र नली के, अब चूँकि यहाँ पर हमने आप बताया था कि बाहरी भाग उठा होता है, चूँकि सेम के बीच की आकृति का होता है, भीतरी भाग दबा होता है, दबे भाग को वृक्कनाभ कहते हैं। तो जहाँ पर वृक्कनाभ वाला भाग होता है उसमें मूत्र नली वाला भाग जो होते हैं चौड़ा होता है, जिसे वृक्क द्रोण या पेल्विस कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क जो होते हैं एक जो है संयोजी ऊतक के खोल में जो होते हैं से बने खोल में जो होते हैं घिरे होते हैं, जिसे वृक्क खोल कहेंगे। और इसका जो इसके अंदर जो होते हैं इसका पैरेन्काइमा पाया जाता है, यानी ऊतक पाया जाता है। तो बाहर की ओर का भाग रहता है पैरेन्काइमा, उसको कार्टेक्स कहते हैं, और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। अब इस मेडुला में जो है 8 से 18 शंक्वाकार जो होते हैं पिंड होते हैं, जिसे पिरामिड कहते हैं। जो कार्टेक्स के जो पैरेन्काइमा भाग होते हैं, जो द्रव्य होते हैं वह इसके अंदर जो होते हैं धंसे रहते हैं, जिसको वर्तनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। अब होता क्या है, जो यह वृक्क द्रोण या पेल्विस वाला भाग रहता है यह जो है अनेक शाखाओं में विभाजित होता है। तो जैसे मान लीजिए अब इसकी यह मुख्य शाखा है तो इसको मुख्य पुटक कहें, यह मुख्य पुटक से जाकर के अनेक शाखाएं मिलती हैं तो जिसको लघु पुटक कहें, यानी कहने में इसकी मुख्य पुटक और लघु पुटक में बटा रहता है। जैसे एक मुख्य पुटक यहाँ भी है, एक मुख्य पुटक यहाँ से 3 शाखाएं निकली। अब प्रत्येक लघु पुटक के सिरे पर जो है पिरामिड आकर के जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है वृक्क की आंतरिक संरचना। अब आगे हम आपको वृक्क नलिका की संरचना के बारे में बताते हैं। तो वृक्क नलिका है क्या? तो यह वृक्क नलिका या वृक्कांड इसको कहते हैं। यह वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं, जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी संरचना का भी निर्माण इन्हीं वृक्क नलिका से होता है, और जो भी कार्य होते हैं, क्योंकि जो वृक्क के वर्क होते हैं यह मूत्र का निर्माण करता है, रुधिर को छान करके मूत्र का निर्माण करता है। अब प्रत्येक वृक्क नलिका में यह भाग आपको दिखाई देंगे। तो होता क्या है कि प्रत्येक वृक्क नलिका में वैसे तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक मैलपीघियन संपुट
और दूसरा स्रावी नलिका। यहाँ तक जो है वह स्रावी नलिका है और यहाँ तक भाग मल्टीघन संपुट। तो मल्टीघन संपुट में दो भाग होते हैं, एक बोमेन संपुट, एक केस्किया गुच्छ या ग्लोमेरुलस। होता क्या है, जो बोमेन संपुट होता है यह कप या प्याले के आकार का होता है। जो बोमेन संपुट है यह कप या प्याले के आकार का भाग होता है। और अब दूसरा भाग केस्किया गुच्छ या ग्लोमेरुलस। तो केस्किया गुच्छ है क्या, इसके अंदर जो होती है रुधिर नलिका, रुधिर केस्किया की पतली पतली नलिकाएं इसमें स्थित होती हैं। यानी कहने में रुधिर केशिकाओं का पूरा जाल पाया जाता है, रुधिर केशिका का पूरा जाल स्थित होता है, जिसे केस्किया गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। होता क्या है कि जिसे धमनी है, पहले तो महाधमनी, महाधमनी अनेक शाखाओं में बटी रहती है जिसे धमनी कहते हैं। फिर धमनी अनेक शाखाओं में बटी रहती है जिसे धमनिका कहते हैं। तो यहाँ पर होती क्या है कि जो धमनिका अंदर प्रवेश करती है उसको अभिवाही धमनिका कहते हैं। यही अभिवाही धमनिका अंदर जाकर के अनेक शाखाओं में बट जाती है, फिर बाहर निकलती है इसकी शाखाएं, जिसको अपवाही धमनिका, यानी बाहर निकलने वाली जो धमनिका की शाखा होती है उसको अपवाही धमनिका कहते हैं। चूंकि धमनिका जब अनेक शाखाओं में बटी रहती है उसको केशिका कहते हैं, रुधिर केशिका। तो वही धमनिका का ही जो पतली पतली जो भाग होते हैं, धमनिका जो अनेक शाखाओं में बटी रहती है वह जाकर के जाल के रूप में यहाँ स्थित होती है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब फिर यह तो भाग हो गया मल्टीघन संपुट के अंतर्गत, यानी बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। अब इसके बाद का जो भाग होता है वह स्रावी नलिका के अंतर्गत आता है। तो इसमें तीन भाग मिले, एक समीपस्थ कुंडलित नलिका या समीपस्थ कुंडलित भाग, दूसरा हेनले लूप और तीसरा दूरस्थ कुंडलित नलिका। होता क्या है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होता है यह बोमेन संपुट के समीप स्थित लंबी पतली एवं कुंडलित नलिका होती है। अब हेनले लूप क्या होता है कि यह समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच का भाग होता है। तो यह भी के आकृति में स्थित और इन समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका से कुछ पतला होता है। यह भी नलिक समान भाग होता है, भी के आकृति की नलिक समान भाग होता है। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है बोमेन संपुट से दूर स्थित लंबी कुंडलित नलिका होती है। अब यही दूरस्थ कुंडलित नलिका जाकर के एक संग्रह नलिका में खुली। होता क्या है कि संग्रह नलिका एक होती है, इससे मोटी होती है, नली होती है, उसमें कई जाकर के जो हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका के दूरस्थ कुंडलित भाग इसमें जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ जुड़े, एक यहाँ जुड़े, फिर इसके बाद ऐसे करके इसमें कई जुड़े रहते हैं। अब यही संग्रह नलिका जाकर के इसमें खुली रहती है, अनेक संग्रह नलिका जाकर के फिर पिरामिड में खुली रहती है। तो इस प्रकार से वृक्क नलिका की संरचना। अब हम आगे आपको बताते हैं कि थोड़ा सा कैसे मूत्र का निर्माण होता है, इस वृक्क नलिका से कैसे मूत्र का निर्माण होता है। तो बात यह है कि जो मूत्र का निर्माण होता है इसमें वह तीन भागों में पूर्ण होता है। पहला है इससे पहला है, हम आपको बता रहे हैं कैसे मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र के निर्माण में से तीन भाग, तीन चरण होते हैं। पहला होगा परानिस्यंदन, निस्यंदन, दूसरा होगा पुनरवशोषण, पुनरवशोषण, और तीसरा होगा श्रावण। तो तीन चरण में जो होते हैं पूर्ण होते हैं। अच्छा, अब आप इसी से ही क्लियर हो जाइए। परानिस्यंदन यानी इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो प्रवेश करने वाली अभिवाही धमनिका होती है और बाहर निकलने वाली जो अपवाही धमनिका होती है, इसकी तुलना में इसकी गुहा अधिक चौड़ी होती है। अतः अंदर जितना रुधिर जाता है उतना बाहर नहीं निकल पाता। होता क्या है, रुधिर केशिका की भित्ति से जो रुधिर प्लाज्मा के अंश होते हैं वह छन करके बोमेन संपुट में आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े अणु होते हैं वह छन नहीं पाते। तो इसी को कहते हैं परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी रुधिर प्लाज्मा के भी अंश जो होते हैं छन करके इसके अंदर आ जाते हैं, जिसको आप परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यह जो होते हैं, अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे प्रोटीन जैसे बड़े अणु बाहर निकल जाते हैं, तो
तो वह क्रिया जिसमें प्रोटीन जैसे अणु जो बाहर रह जाते हैं, छन नहीं पाते, इस क्रिया को अपोहन या डायलिसिस भी कहते हैं। यानी छोटे छोटे अणु जो रहेंगे वो तो छन जाएंगे, बड़े अणु जो होते हैं नहीं छन पाएंगे, इसी को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अब होता क्या है कि जो रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है इसमें जल भी रहते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, इस आदि नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ इसमें उपस्थित रहते हैं। फिर इसके बाद बोमेन संपुट से जो भी छना हुआ तरल होता है उसको आप निस्यंद कहते हैं। तो अब चूंकि निस्यंद ही छन करके आया, यानी परानिस्यंदन द्वारा यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा जो छना हुआ रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है उसे निस्यंद कहते हैं। और इस प्रकार से छनने की क्रिया को ही कहते हैं परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो निस्यंद होता है, जो छना हुआ निस्यंद होता है, अब वह जाकर के क्या होता है कि स्रावी नलिका में फैल जाता है। जो स्रावी नलिका होती है इस चारों ओर जो है स्रावी नलिका में फैल जाएंगे। तो इस निस्यंद में आप जान लीजिए कि यूरिया भी रहता है, ग्लूकोज, लवण, अमीनो, ये सब जो होते हैं उपस्थित होते हैं और उतने उपस्थित रहते हैं जितने के रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अब यह जाकर के पूरे स्रावी नलिका में फैल जाएंगे। एक बात और आपको नहीं बताए कि स्रावी नलिका के चारों रुधिर केशिकाओं का पूरा जाल फैला रहता है, जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। तो होता क्या है कि जो पोषक तत्व रहते हैं या ग्लूकोज वगैरह रहते हैं और कुछ जल भी, वह पुनः क्या होते हैं कि इस रुधिर केशिका में आकर मिल जाते हैं। जो परिनलिका केशिका जाल होता है या रुधिर केशिकाओं का पूरा जाल है, इसमें आकर मिल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं पुनरवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पर हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर हो रहा है एक्सक्रीशन, तीसरा श्रावण एक्सक्रीशन। होता क्या है कि ग्लूकोज के कुछ पोषक पदार्थ जो भी हैं वह सब और कुछ जल वह इस परिनलिका केशिका में जल, यानी एक बार तो अवशोषण हुआ था आंत में, क्योंकि अवशोषण में भी क्या हुआ था कि जो बचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं वह जाकर के रुधिर में मिले थे, यानी रुधिर केशिका में ही मिले थे। तो ऐसे यहाँ भी क्या हुआ, रुधिर केशिका में मिल गए, इसलिए इसको कहते हैं पुनरवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद जो बचा हुआ जो अतिरिक्त जल रहता है वह यूरिया, यूरिक अम्ल, जो भी लवण रहते हैं वह आकर के संग्रह नलिका में, फिर संग्रह नलिका से पहुंच जाते हैं पिरामिड में, क्योंकि यहाँ फिर संग्रह नलिका जुड़ा रहता है पिरामिड में। फिर पिरामिड से पहुंचते हैं वृक्कद्रोण में, यानी कहने जो लघु पुटक से होते हुए मुख्य पुटक में, मुख्य पुटक से फिर वृक्कद्रोण या पेल्विस में, जिसके पहले हमने आपको रचना दिखाया था वृक्क की क्षैतिज लंबाट में। फिर वहाँ से होते हुए मूत्रनली में, फिर मूत्रनली से मूत्राशय में एकत्रित होते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से अच्छा एक चीज़ और, पुनरवशोषण हुआ, फिर इसके बाद पिरामिड, अब जो भी पिरामिड पहुँचे, पिरामिड से आप बताएं कि पहुँचे लघु पुटक से मुख्य पुटक, मुख्य पुटक से वृक्कद्रोण, फिर वृक्कद्रोण से मूत्रनली, मूत्रनली से मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। तो जो तरल एकत्रित हो रहे हैं मूत्राशय में वही मूत्र के रूप में स्थित रहते हैं। तो अब इसी को कहते हैं श्रावण। यहाँ तक तो अवशोषण हुआ यानी रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो यहाँ से संग्रह नलिका से होते हुए जो तरल द्रव्य रहते हैं निस्यंद के, जो छने हुए रुधिर प्लाज्मा के अंश बचे हुए हैं, पोषक पदार्थ तो यहाँ पर निकल गए और कुछ जल भी चले गए रुधिर में, और जो बचे हुए तरल रहते हैं वह मूत्र के रूप में एकत्रित होते रहते हैं मूत्राशय में। इसी क्रिया को श्रावण कहते हैं। इस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्रिया भी जो होती है वृक्क द्वारा संपन्न होती है। अब आगे आपको ग्रोथ के बारे में बताते हैं, वृद्धि है क्या, यानी ग्रोथ किसे कहते हैं। तो जीवधारी के शरीर के आकार, माप या भार में अस्थायी या अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। कोई भी जीवधारी है उसके शरीर के आकार में, माप में
या भार में, अस्थायी रूप में या अपरिवर्तनीय जो कि बदल न सके, जो बढ़ोतरी हो रही है उसी को वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि तो जंतुओं में भी होती है और पौधे में भी होती है। अच्छा, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पौधे और जंतुओं की वृद्धि में अंतर क्या है। तो पौधे और जंतु, तो पौधे में क्या होता है, पौधे में सारा जीवन निरंतर वृद्धि होती रहती है। जो पौधे होते हैं उसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय में होती है। यानी कहने में कि जंतु जो होते हैं एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। पौधे में तो निरंतर सारा जीवन वृद्धि होती है, लेकिन जंतु जो होते हैं एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। यानी जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक में होती है, निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय में होती है। अब होता क्या है, पौधे में वृद्धि क्षेत्र अग्रिम भाग होते हैं। जो पौधे के अग्र भाग होते हैं, शीर्ष भाग होते हैं, वहीं वृद्धि के क्षेत्र होते हैं। लेकिन जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो सारे शरीर में समान रूप से वृद्धि होती है। पौधे में वृद्धि विभजोतक ऊतकों की उपस्थिति के कारण होती है। जो पौधे में जो वृद्धि होती है विभजोतक ऊतक की उपस्थिति के कारण संपन्न होती है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, विभजोतक ऊतक नहीं होता है। तो आज हम आपको उत्सर्जन के बारे में बताए और उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताए और वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क नलिका की संरचना के बारे में बताए और पौधे और जंतुओं की वृद्धि में अंतर के बारे में बताया, यानी इनमें क्या अंतर होता है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब फिर अगले वीडियो में हम आपको अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।